हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। दिस साइड अंकिता। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर केमिस्ट्री, स्टैंडर्ड 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। बाय द वे, इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। मतलब ही ये चैप्टर का नाम क्या हुआ, पॉलीमर केमिस्ट्री। आप उसको इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री बोलो या पॉलीमर केमिस्ट्री बोलो, इट्स वन एंड द सेम ओनली। तो बेसिकली हम लोग ये चैप्टर के ऑलमोस्ट बहुत सारे क्लासेस देख चुके हैं, जिसमें लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो भी आपका पॉलीथीन होता है वो कैसे फॉर्म होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है, टेफ्लॉन क्या होता है ना, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल क्या होता है। ये सब हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किया था। हम लोगों ने इन सब की प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी और ये भी देखा था कि ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो गाइस, आज के क्लास में ऑफ कोर्स हम लोग उसके आगे का ही पार्ट देखेंगे और उसके जो आगे का पार्ट है उसमें बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलीअमाइड। तो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में ही डिस्कस कर लिया था, उसका रिएक्शन भी देख लिया था, उसके यूजेस भी देख लिए थे। उसी के कंटिन्यूशन में आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आपके आगे का पार्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे पॉलीअमाइड पॉलीमर्स। पॉलीअमाइड पॉलीमर जो होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलीमर है और ये हमारे लाइफ में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अलग अलग फॉर्म में। दिमाग में क्वेश्चन आता है ये पॉलीअमाइड पॉलीमर क्या चीज़ है, वो अपन देखने वाले हैं, उसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो पॉलीअमाइड पॉलीमर में हम लोग डिस्कस करेंगे नाइलॉन 6 को और नाइलॉन 66 को, कि बेसिकली हम लोग नाइलॉन 6 कैसे बनाते हैं, नाइलॉन 66 कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके पॉलीअमाइड पॉलीमर में। ठीक है, तो उसका टेंशन लेने का आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है। राइट गाइस, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा पॉलीअमाइड पॉलीमर से। देखते हैं कि बेसिकली पॉलीअमाइड पॉलीमर होते क्या है, पॉलीअमाइड पॉलीमर कैसे फॉर्म होते हैं और पॉलीअमाइड पॉलीमर में कौन से टाइप के नाइलॉन आते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। लेट्स सी गाइस, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं पॉलीअमाइड पॉलीमर। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जो भी आपका पॉलीअमाइड पॉलीमर है, जो भी आपका पॉलीअमाइड पॉलीमर है इज ऑल्सो नोन एज नाइलॉन। मतलब पहला पॉइंट ये कहता है कि जो भी आपका पॉलीअमाइड पॉलीमर है आप उसको नाइलॉन भी बोल सकते हो, क्योंकि पॉलीअमाइड पॉलीमर ही नाइलॉन है। तो चाहे आप नाइलॉन बोलो चाहे आप पॉलीअमाइड पॉलीमर बोलो, वो चीज़ सेम ही है। लेकिन आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, क्योंकि अगर पेपर में सपोज नाइलॉन आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर पेपर में नाइलॉन वर्ड नहीं आया और पेपर में पॉलीअमाइड पॉलीमर आया तो आपको ऐसे वक्त याद रखना है कि पॉलीअमाइड पॉलीमर ही नाइलॉन है। तो अब ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी वर्ड पेपर में आ सकता है। तो हम लोग को उस हिसाब से प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि पॉलीअमाइड पॉलीमर ही नाइलॉन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये जो होता है ना, दिस टाइप ऑफ पॉलीमर is formed by condensation, polymerization। मतलब जो आपका ये पॉलीअमाइड पॉलीमर होता है ना, ये फॉर्म होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। याद रखना है इस चीज़ को कि जो भी आपका पॉलीअमाइड पॉलीमर होता है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या है, ये अपन सब डिस्कस करने वाले हैं, इसका टेंशन बिल्कुल मत लो। सिर्फ मैं आपको अभी इतना सा पार्ट बता देती हूँ कि कंडेंसेशन का मतलब ही होता है वाटर का रिमूवल। ऐसे पॉलीमर जो फॉर्म होते हैं जब वाटर का रिमूवल होता है, जब H2O का रिमूवल होता है, मतलब ही वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, तो उस टाइप के पॉलीमराइजेशन को आप कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलते हो। और जितने भी नाइलॉन है वो मोस्ट ऑफ द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से ही बनते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन किसका, वो जरा यहाँ पे देख लो। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाइअमीन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाइअमीन। सेकेंड है आपका सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो एसिड। और थर्ड तरीका है या तो फिर रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन
of ring or cyclic compounds like lactones or lactams, ठीक है। ये लैक्टोन्स और लैक्टम्स क्या होता है ये सब अपन डिस्कस करने वाले। एक बार ये सारे पॉइंट को समझते हैं कि ये पॉइंट का कहना क्या है। तो सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉलीअमाइड पॉलीमर। मैंने आपको सेकंड पॉइंट ये बताया कि पॉलीअमाइड पॉलीमर को ही आप लोग नाइलॉन भी बोलते हो। थर्ड पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि जो भी आपका पॉलीअमाइड पॉलीमर होता है वो बहुत सारे अलग अलग वे से फॉर्म हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम उसको फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है जिससे हम लोग आपके पॉलीअमाइड पॉलीमर को फॉर्म कर सकते हैं वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। मतलब मेजर जो होते हैं ना, बहुत सारे जो रिएक्शंस है पॉलीमराइजेशन के जिससे आप पॉलीअमाइड पॉलीमर को बनाते हो, उन सब में मैक्सिमम केसेस में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ही होता है। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में होता क्या है? कंडेंसेशन का मतलब होता है वाटर का रिमूवल, है ना। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो होती है वो एक ऐसी स्टेप है जिसमें आपके वाटर मॉलिक्यूल का मतलब ही H2O का रिमूवल होता है। तो बहुत सारे पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से ही बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अगर ऐसे फॉर्म नहीं होता है तो पॉलीअमाइड पॉलीमर एक और तरीके से फॉर्म हो सकता है बाय सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो एसिड। जब आप एक अमाइनो एसिड लेते हो और उसके अंदर में सेल्फ कंडेंसेशन करवाते हो, मतलब ये भी अमाइनो एसिड है, ये भी अमाइनो एसिड है और इनके बीच में अगर सेल्फ कंडेंसेशन हो रहा है तो उससे भी आप लोग पॉलीअमाइड पॉलीमर को बना सकते हो। पॉलीअमाइड पॉलीमर को फॉर्म करने का जो थर्ड वे है वो ये है कि रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ रिंग और साइक्लिक कंपाउंड। मतलब आप ये तीनों में से कोई भी मेथड का यूज करके पॉलीअमाइड पॉलीमर मतलब ही नाइलॉन को बना सकते हैं। लेकिन मेजर अगर मैं बोलूँगी ना तो 75% हम लोग फर्स्ट वाली मेथड का यूज करते और 25% हम लोग ये वाली मेथड का यूज करते, ठीक है। वैसे तो आप कोई भी मेथड से इस चीज को बना सकते हो, लेकिन 75% केसेस में हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन वाले रिएक्शन का ही यूज करते, 25 में ये दोनों रिएक्शन भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इन तीनों के अलावा और कोई तरीके से हम लोग पॉलीअमाइड पॉलीमर को नहीं फॉर्म कर सकते। मतलब इन नाइलॉन को बनाने के लिए वी हैव ओनली 3 टाइप ऑफ मेथड। पहला है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डायमीन, सेकेंड है सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो एसिड और तीसरा है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ साइक्लिक और लैक्टोन्स और लैक्टम्स, ठीक है। ये सब अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग ये है कि पॉलीअमाइड पॉलीमर जो होते हैं, जो भी आपके पॉलीअमाइड पॉलीमर है, वैसे तो इनमें बहुत सारे टाइप होते हैं, क्योंकि नाइलॉन भी अगर आप देखोगे तो नाइलॉन में कितनी अलग अलग वैरायटी है, कितने टाइप के नाइलॉन होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि पूरे के पूरे अर्थ में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का नाइलॉन है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो हर चीज में वैरायटी है। अगर आप रसगुल्ले भी खाने जाते हो तो रसगुल्ले में भी बहुत अलग अलग वैरायटी है, येलो रसगुल्ला, ग्रीन रसगुल्ला। गुलाब जामुन में भी बहुत सारी अलग अलग वैरायटी है, डोसे में भी बहुत सारी अलग अलग वैरायटी है। तो हर चीज में दुनिया में अलग अलग टाइप की वैरायटी है ना। इन द सेम फैशन अगर मैं बात करती हूँ पॉलीअमाइड पॉलीमर की, जो कि नाइलॉन तो है, तो इसमें भी बहुत सारे टाइप है। लेकिन आपके 12th के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही टाइप डिस्कस करना है, ठीक है। तो पहला जो टाइप जो आपको डिस्कस करना है आपके सिलेबस में 12 के, वो है नाइलॉन 66 और सेकंड है आपका नाइलॉन 6। कुछ लोगों को लगता है कि ये 2 चीज है ये पूरी की पूरी सेम है, उनको लगता है नाइलॉन 66 और नाइलॉन 6 सेम है। लेकिन ये कंफ्यूजन को अपने दिमाग में बिल्कुल मत आने दो। याद रखना, नाइलॉन 66 एक अलग चीज है और नाइलॉन 6 एक अलग चीज है। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट है। तो पॉलीअमाइड पॉलीमर में आपको 12th स्टैंडर्ड में बेसिकली 2 ही टाइप के पॉलीमर डिस्कस करना है, वो है नाइलॉन 66 और सेकंड है नाइलॉन 6। और कोई नाइलॉन और कोई पॉलीअमाइड पॉलीमर आपको डिस्कस नहीं करना है। वैसे तो बहुत सारे, लेकिन इधर में 2 ही है तो अपन में 2 ही डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग स्टडी करेंगे 1 बाय 1 नाइलॉन 66 को और नाइलॉन 6 को। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके प्रिपरेशन को, इसकी प्रॉपर्टीज को और इसके यूजेस को। यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके प्रिपरेशन को, मतलब ही हम इसको बनाएंगे कैसे, इसकी स्टडी करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज को, और इसी के साथ साथ इसकी स्टडी करेंगे हम लोग यूजेस। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए भाई, अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले नाइलॉन 66 को। नाइलॉन 66 पूरा कंप्लीट करेंगे और नाइलॉन 66 के बाद में हम लोग देखेंगे नाइलॉन 6 को।
दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आज का जो क्लास है पॉलीमर केमिस्ट्री का, यहाँ से आपको पेपर में 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 2 मार्क के 2 क्वेश्चन आपको आज के क्लास से ही आएंगे। तो जिसने भी आज का क्लास अटेंड किया है ना, उसको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि आज के क्लास से मैं गारंटी देती हूँ 2 क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क वाले आएंगे, मतलब आएंगे ही आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए डिस्कस करते हैं नाइलॉन 66 को। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग पॉलीअमाइड पॉलीमर, जो कि है आपका नाइलॉन 66। मतलब पॉलीअमाइड पॉलीमर में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं पॉलीअमाइड पॉलीमर के फर्स्ट टाइप को, जिसका नाम है नाइलॉन 66। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं नाइलॉन 66 को। बेसिकली नाइलॉन 66 कैसे क्या फ्रेम करेंगे, कैसे क्या आप उसको प्रिपेयर करेंगे, वो चीज़ अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं नाइलॉन 66 को। ठीक है, वो मैं आपको सब बताऊंगी कि इसको याद कैसे रखना है। सिर्फ एक बार आप लोग देखो, ऐसा मत सोचना कि इतने सारे प्रिपरेशन थोड़ी हम लोग याद रखेंगे, आप तो हमको बस पढ़ाते ही जा रहे हो। तो ये चीज़ें आप अभी फिलहाल मत सोचो, क्योंकि मैं आपको ये सारी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से समझा के देने वाली हूँ। ठीक है, सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि याद कैसे रखना है, वो भी बताऊंगी। चलिए, तो देखो आपको बेसिकली करना क्या है। सबसे पहले आप लोग लेंगे CH2 4 टाइम्स COOH, CH2 4 टाइम्स COOH, ये वाली चीज़ को आप यहाँ पे लेने वाले हो। ठीक है, एक चीज़ मेरी हमेशा अच्छे एकदम बढ़िया तरीके से याद रखना, इसी COOH ग्रुप को आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो COOH ग्रुप है आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और आप ये वाले COOH ग्रुप को ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको सही लगता है वैसा लिखो। ज़रूरी नहीं है कि मैंने ऐसा बताया तो आपको ऐसा ही लिखना है, या ज़रूरी नहीं है कि बुक में ऐसा दिया है तो मेरे को ऐसा ही लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों चीज़ सेम है। तो जैसा आपको COOH को लिखना है आप वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, मेरी इच्छा ऐसा लिखने की कर रही थी, इसलिए मैंने COOH को ऐसा लिखा। और इस साइड के COOH को देखो आप लोग कैसा लिखेंगे, C+OH। मतलब आप इसको बेसिकली कैसा भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके अंदर में हम लोग क्या डालने वाले हैं, एकदम ध्यान से देखना, सारी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसके अंदर में हम लोग डालने वाले हैं ये वाली चीज़, हेक्सामिथिलीन डायमीन। ठीक है, ये चीज़ हम लोग डालने वाले हैं। और यहाँ पे आपका टेम्परेचर रहेगा 553 केल्विन और प्रेशर रहेगा हाई प्रेशर। मतलब बेसिकली हमने ये 2 टाइप के कंपाउंड लिए हैं। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है एडिपिक एसिड, इसको बोला जाता है एडिपिक एसिड। अब आपको कैसे पता चलेगा ये एसिड है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो भी आपके एसिड रहते हैं उनमें हमेशा COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। याद रखना है कि एसिड में हमेशा COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसको देख के आप क्लियरली बता सकते हैं कि हाँ ये एडिपिक एसिड है। ठीक है, अगर आप इसकी बात करते हो तो इसका नाम देखो क्या है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे CH2 ग्रुप के नीचे में आपको 6 दिख रहा है, और 6 का मतलब ही क्या होता है, 6 का मतलब होता है हेक्सा, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा हेक्सा। CH2 ग्रुप का मतलब ही होता है मिथिलीन, तो इसको आप लोग बोलेंगे मिथिलीन। ठीक है, आगे बढ़ते। अब यहाँ पे NH2 ग्रुप जो है ना वो 2 बार आ रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको बोलेंगे डाई, और NH2 ग्रुप का मतलब ही होता है आपका अमीन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि सबसे पहले आपने एडिपिक एसिड लिया, और सेकेंड चीज़ आपने जो यहाँ पे ली वो क्या है, हेक्सामिथिलीन डायमीन। इसको एसिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे COOH ग्रुप है, और COOH ग्रुप हमेशा आपके एसिड में होता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको CH2 ग्रुप 6 टाइम दिख रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे हेक्सा लिखा। CH2 का मतलब ही मिथिलीन होता है, और NH2 का मतलब अमीन होता है, बट यहाँ पे NH2 2 बार है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डायमीन। अब ये रिएक्शन जो है ये हम लोग करा रहे हैं 553 केल्विन और इन प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर। चलिए देखते हैं कि बेसिकली रिएक्शन होती कैसे। सिर्फ एक बार यहाँ पे ध्यान से देखो, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। ये वाला जो OH है ना, एकदम ध्यान से देखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये वाला जो OH है ना, ध्यान से देखना, ध्यान से, ये है आपका OH और ये है आपका NH2। इसी NH2 को देखो और आप लोग कैसे लिख सकते हैं, ये NH2 को आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई ये है आपका NH2, मतलब नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो इसी NH2 को क्या आप लोग ऐसा नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी तो 2 हाइड्रोजन है ना।
मतलब ये दोनों चीज़ तो भाई ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। मतलब ये दोनों चीज़ कैसी है, ऑलमोस्ट एक जैसी है ना। तो आप इसको वैसा भी लिख सकते हो। सिमिलरली ये वाला जो NH2 है उसको भी आप लोग ऐसा लिख सकते हो, NHH, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि NH2 का मतलब ही क्या होता है, NHH, सेम ही चीज़ है ना। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ से एक H और यहाँ से एक OH, H2O बन के बाहर निकलेंगे, एकदम ध्यान देना। यहाँ से एक H और यहाँ से एक OH, H2O के फॉर्म में बाहर निकलेंगे। इसलिए यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रही हूँ, -H2O, क्योंकि एक H और एक OH दोनों मिला के बनता है H2O, मतलब ही वाटर। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, -H2O। सेकेंड चीज देखो आपको क्या करना है, यहाँ से एक OH और यहाँ से एक H, ये भी तो आपका H2O के फॉर्म में ही बाहर निकल रहा है भाई। यहाँ से एक OH और यहाँ से एक H, ये भी आपका H2O के फॉर्म में ही बाहर निकल रहा है। तो आप इसको सीधा सीधा n टाइम्स लिख दो, -n टाइम्स H2O, क्योंकि ये जो है ना, ये भी आप n टाइम ले रहे हो, ये भी आप n टाइम ले रहे हो। अब ये एडिपिक एसिड पे आपने n टाइम लिया है, हेक्सामिथिलीन डायमीन भी आपने n टाइम लिया है, तो जाहिर सी बात है पानी भी कितने टाइम निकलेंगे, n टाइम्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये n कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे पानी ही क्यों बाहर निकाला, मतलब ही यहाँ पे H2O ही क्यों बाहर किया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी पॉलीअमाइड पॉलीमर होते हैं, जिन्हीं को हम लोग नायलॉन भी कहते हैं, वो 75% केसेस में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। और कंडेंसेशन का मतलब ही होता है वाटर का रिमूवल। तो जाहिर सी बात है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में आपके वाटर का रिमूवल होगा, इसलिए यहाँ से H2O का रिमूवल हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आपका वाटर रिमूव हो रहा है, क्योंकि ये किसका टाइप है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का, ठीक है। तो बेसिकली मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ से एक OH और यहाँ से एक H वाटर के फॉर्म में निकाला, और यहाँ से एक OH और यहाँ से एक H भी हम लोग वाटर के फॉर्म में निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको एज इट इज देख के लिखना है जो बचा है। यहाँ पे आपका बचा है C डबल बॉन्ड O, तो मैंने C डबल बॉन्ड O को लिखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका बचता है CH2 4 टाइम्स, तो मैंने CH2 4 टाइम्स को लिखा। फिर आपको दिख रहा है C डबल बॉन्ड O, तो मैंने C डबल बॉन्ड O को लिखा। अब ये दोनों तो बाहर निकल गए, तो ये C डबल बॉन्ड O किससे जुड़ेगा, NH से, तो मैंने अब यहाँ पे लिखा NH। फिर मैंने लिखा CH2 6 टाइम्स, फिर मैंने लिखा NH। अब ये जो है ना, ये एक पॉलीमर है, और कभी भी अगर कोई भी पॉलीमर फॉर्म होता है तो उसके नीचे में आप लोग हमेशा N लगाते हो, ठीक है। तो आई होप सभी को ये चीज़ क्लियर हुई है। तो याद रखना है, नाइलॉन 66 बनता है एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायअमीन से। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे H2 का रिमूवल होता है। रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा आसान है, बुक में इसको 2-3 स्टेप में दे रखा है, लेकिन वो 2-3 स्टेप अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये रिएक्शन समझ में ही नहीं आएगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो रिएक्शन बुक में दे रखी है, बुक में क्या किया उन्होंने, एक स्टेप बीच में वाली एक्स्ट्रा ऐड कर दी, लेकिन वो अगर आप स्टेप को पढ़ते हो तो आपको प्रोडक्ट बनाते ही नहीं आएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ जैसा मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल आप लोग वैसा ही करो। बुक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या कहाँ से बाहर निकल रहा है, लेकिन मैंने आपको मार्क करके दिखाया कि क्या क्या बाहर निकल रहा है। तो यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल रहा है, मतलब एक वाटर आपका यहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक है। और सेकेंड वाटर कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से OH और यहाँ से H। तो अब ये देखो, ये भी H2O है, तो ये भी H2O रिमूव हो गया, और ये OH और ये H भी H2O है, तो ये भी आपका रिमूव हो गया। तो यहाँ से जब OH निकल गया तो क्या बचा, C डबल बॉन्ड O, फिर बचा CH2 4 टाइम्स, फिर C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ से H2 बाहर निकल गया, तो ये C डबल बॉन्ड O से क्या ज्वाइन होगा, NH, तो NH, फिर CH2 6 टाइम्स और NH, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बेसिकली इसका नाम क्या है वो देखते हैं। सभी को पता है कि इसका नाम नाइलॉन 66 है, लेकिन दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इसका नाम नाइलॉन 66 है, ये आपको कैसे पता। इसका कोई हमको प्रूफ दो कि यही नाइलॉन 66 है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि हर चीज़ का प्रूफ चाहिए। अगर कोई भी साइंटिस्ट कोई भी थ्योरी देता है तो हम लोग उसको सबसे पहले बोलते हैं कि बता भाई, प्रूफ बता कि ये थ्योरी इसको अप्लीकेबल है। तो हर जगह पे दुनिया में प्रूफ मांगा जाता है। तो बिल्कुल भाई, मैं भी आपको उसी टाइप से प्रूफ दूंगी कि ये नाइलॉन 66 क्यों है, ठीक है। अब जरा समझते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि यहाँ पे आपके टोटल कार्बन कितने हैं, ये है 1, ये है 2, और यहाँ पे कितने हैं 4। तो 2 + 4 कितना हुआ, यहाँ पे है आपके 6 कार्बन। एकदम ध्यान से देखना, ये है 1, ये है 2,
और ये है 4, तो टोटल कार्बन कितने हुए 6। देखो ना 1 + 1 2, 2 + 4 6, तो यहाँ पे 6 कार्बन है। अब इधर देखो, यहाँ पे आपके कितने कार्बन है 6, यहाँ पे भी आपके 6 कार्बन है, इस साइड में भी 6 कार्बन है, इस साइड में भी 6 कार्बन है। इसलिए जो भी नाइलॉन फॉर्म होता है उसके नाम में भी क्या है नाइलॉन 6। तो याद रखना है इस चीज को। 1 + 1 2, 2 + 4 6, और यहाँ पे भी कितने हैं 6, तो दोनों तरफ 6 कार्बन है। ये कंपाउंड में भी 6 कार्बन है, ये कंपाउंड में भी 6 कार्बन है, इसलिए इसका नाम क्या है नाइलॉन 6। ठीक है, तो याद रखना है नाइलॉन 6 को आप लोग ऐसे बनाते हो। जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बेसिकली नाइलॉन 6 का तो प्रिपरेशन हो गया, लेकिन देखो पेपर में कैसा आता है। पेपर में अगर वो आपको नाइलॉन 6 पूछता है तो आप उसका प्रिपरेशन बताएंगे, लेकिन आपको वो नाइलॉन 6 के उसी के साथ में 2 या 3 यूजेस भी पूछेगा। तो कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। वो आपको पूछेगा एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6 एंड गिव इट्स 2 यूजेस, और गिव इट्स 3 यूजेस, और गिव इट्स एटलीस्ट 1 यूज, ऐसा आपको पूछा जाता है। तो सिंगली आपको प्रिपरेशन कभी नहीं आएगा, प्रिपरेशन के साथ में यूजेस भी आएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं यूजेस को। नाइलॉन 6 इज अ हाई मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर। इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत बड़ा है, जाहिर सी बात है भाई, इतना बड़ा पॉलीमर है तो मॉलिक्यूलर मास तो ज़्यादा रहेगा ही। ठीक है, इट डज नॉट सोक इन वाटर। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी नाइलॉन होते हैं, नाइलॉन का मंजा होता है ना, हम लोग पतंग उड़ाते हैं, तो जो भी आपके नाइलॉन का मंजा होता है, देखा है ना भाई, मंजा तो सभी ने देखा होगा भाई। पतंग उड़ाए या नहीं उड़ाए जनवरी में, जल्दी बताओ। तो नाइलॉन से ही, तो नाइलॉन के मंजे से ही तो पतंग उड़ाते हैं, ये ऐसे ऐसे करके, पता है कि नहीं पता है? तो क्या वो पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाता है? या कभी आपने ऐसा देखा कि नाइलॉन के मंजे को आपने पानी में डाला और वो पानी के अंदर मेल्ट हो गया? ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ। आप पतंगे तो खूब उड़ाते हो भाई, खूब पतंग उड़ाते हो, लेकिन वो जो नाइलॉन का मंजा होता है ना, मांजा, वो कभी भी पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होता है। तो उससे एक प्रूफ मिल जाता है कि नाइलॉन डज नॉट सोक इन वाटर, मतलब वो वाटर के अंदर कभी भी सोल्यूबल नहीं होता है। आगे, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द शीट्स ब्रिस्टल्स फॉर ब्रशेस। तो जब भी आप ब्रश करते हो सुबह उठ के, तो वो जो ब्रश होता है ना, ब्रश के ऊपर में देखो क्या ब्रिसल्स होते हैं, वो प्लास्टिक के देखो ऐसे ऐसे बने होते हैं ना, जिससे आप लोग ब्रश करते हो ना ऐसे ऐसे करके। तो वो ब्रश की बॉडी नहीं बोल रही मैं, जो ब्रश के जो ऊपर में ऐसा ऐसा होता है ना, ब्रिस्टल्स बोलते हैं उसको। वो जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो भी नाइलॉन 6 से ही बनते हैं। सेकेंड होता है सर्जिकल सूचर्स। तो जो भी आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, तो सर्जिकल सूचर्स गूगल कर लेना, वो भी बनाने के लिए हम लोग इसी का यूज़ करते हैं। टेक्सटाइल फैब्रिक्स, नाइलॉन, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कपड़े मिलते हैं मार्केट में एकदम सस्ते भाव में, नाइलॉन 6 के बने होते हैं वो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ टी शर्ट्स जो कॉटन की होती है, वो अगर आपको मिलती है 800-900 में, तो बिल्कुल उसी के जैसे दिखने वाली चीज़ आपको मार्केट में 150-200 में मिल जाती है। रीज़न ये होता है कि जो चीज़ कॉटन की है वो तो आपको 800-900 में मिलेगा, वो थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन जो चीज़ नाइलॉन की बनी होती है वो दिखती तो वो कॉटन जैसी है, लेकिन आपको वो मार्केट में 150-200 में मिल जाता है। रीज़न ये है कि वो जो फैब्रिक्स होते हैं, वो जो टी शर्ट होती है ना, वो सब आपके नाइलॉन 6 से बनती है, तो वो चीज़ आपको बहुत सस्ते में मिल जाती है। ठीक है, तो कोई भी 2 यूजेस आप याद कर लो। पहला यूज़ तो आप याद रखना, जब आप ब्रश करते हो तो वो जो ब्रश है उसके जो ब्रिस्टल्स है वो नाइलॉन 6 से बने। सेकेंड, आप कपड़ा याद रख लो, मतलब भी फैब्रिक्स या टेक्सटाइल्स, तो आपको उससे याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नाइलॉन 6 खत्म होता है। पेपर में पूछा जाता है कि नाइलॉन 6 जो है वो कौन से पॉलीमराइजेशन से फॉर्म होता है। 1-2 बार पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि नाइलॉन 6 कौन से पॉलीमराइजेशन से फॉर्म होता है। तो याद रखना है कि ये जो पॉलीमराइजेशन होता है, ये होता है आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। रीज़न सबसे बड़ा ये होता है क्योंकि ये टाइप के पॉलीमराइजेशन में वाटर का रिमूवल होता है, और जो भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होते हैं उनमें वाटर का रिमूवल होता है, इसलिए आप उनको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलते हो। चलिए इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइप के पॉलीमर को, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम 12th पॉइंट ऑफ व्यू, एंड विच इज़ नाइलॉन 6। अभी नाइलॉन 6 देखा, अब देखेंगे नाइलॉन 6 को। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं नाइलॉन 6 को। चलिए देखते हैं कि नाइलॉन 6 फॉर्म कैसे होता है। आप कंफ्यूज मत होना, कुछ लोग सोचेंगे अभी तो नाइलॉन 6 पढ़ा, डबल सफाई को पढ़ा रहे हमको। अरे भाई पहले ही बताया था, अभी मैंने आपको नाइलॉन 6 पढ़ाया था,
और अभी मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, नाइलॉन 6। इसके पहले मैंने जो पढ़ाया था वो था नाइलॉन 6, और अभी मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, ओनली नाइलॉन 6। ये दोनों ही कम्प्लीटली डिफरेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं नाइलॉन 6 को। देखो भाई, नाइलॉन 6 फॉर्म कैसे होता है। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, नाइलॉन 6 जो होता है वो फॉर्म होता है बाय रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। ये फॉर्म होता है बाय रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन से ही आपका नाइलॉन 6 फॉर्म होता है। चलिए डिस्कस करते हैं कि नाइलॉन 6 बेसिकली फॉर्म कैसे होगा। चलिए ज़रा ध्यान देना। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है। C डबल बॉन्ड O एक फंक्शनल ग्रुप है ना। जैसे कि कार्बोनिल है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप के जो एग्जैक्टली बाजू वाला कार्बन होता है वो कार्बन होता है आपका अल्फा। अल्फा के बाद में जो कार्बन आता है उसको आप लोग बीटा बोलते हो। बीटा के बाद वाले कार्बन का नाम होता है ग्यामा। ग्यामा के बाद वाले कार्बन का नाम होता है डेल्टा, और डेल्टा के बाद वाले कार्बन का नाम होता है एप्सिलॉन। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि ये C डबल बॉन्ड O जो है ना, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप के एग्जैक्टली जो बाजू में वाला कार्बन होता है उसको अल्फा बोलते हैं, फिर बीटा, फिर ग्यामा, फिर डेल्टा, फिर एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हुआ आपका नाइलॉन 6 का प्रिपरेशन का स्टार्टिंग। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते। बेसिकली देखो आप लोग करने क्या वाले हो, आप लोग यहाँ पे टेम्परेचर लेंगे 533 से 543 के आसपास टेम्परेचर। अब ऐसा मत सोचना कि ये जो टेम्परेचर होता है ये आप लोग अप्रोक्सीमेट मान के लेते हो, क्योंकि पेपर में आपको ये एग्जैक्टली याद नहीं रहेगा। तो जब आपको पेपर में एग्जैक्टली याद नहीं रहेगा तो आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो अप्रोक्स 500 केल्विन। आप ऐसा भी लिख सकते हो, अप्रोक्स 500 केल्विन लिख दो। अप्रोक्स 500 केल्विन आप नाइलॉन 6 में भी लिख सकते हैं, नाइलॉन 6 में भी, क्योंकि पेपर में आपको ये टेम्परेचर एग्जैक्टली थोड़ी याद रहेगा, है कि नहीं। अभी तो सब याद रहेगा लेकिन बाद में थोड़ी याद रहेगा, और अपन को तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है ना। तो आप वहाँ पे अप्रोक्स 500 केल्विन लिख दो। ठीक है, यहाँ पे भी आपका हाई प्रेशर ही रहता है, जैसे वहाँ पे भी आपने हाई प्रेशर को करवाया था तो यहाँ पे भी आप वही काम करवाने वाले हो, यहाँ पे भी आप लोग हाई प्रेशर को ही लेने वाले हो। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली होता कैसे क्या है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होता है। ये वाला जो बॉन्ड है ना, अमाइड वाला जो बॉन्ड होता है, मतलब जो C डबल बॉन्ड O और NH का जो बॉन्ड होता है ना, इस C डबल बॉन्ड O और NH को ही आप लोग अमाइड बोलते हो। याद रखना है आपको ये चीज़ कि C डबल बॉन्ड O NH को आप लोग अमाइड बोलते हो। और ये जो अमाइड होता है ना, हम लोग ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करने वाले हैं। ये वाले बॉन्ड को आप ब्रेक करने वाले हो, मतलब जो आपका अमाइड लिंकेज है ना, जिसको आप पेप्टाइड लिंकेज भी बोलते हो। इसको आप अमाइड लिंकेज भी बोल सकते हैं, इसको आप पेप्टाइड लिंकेज भी बोल सकते हो। तो ये वाले लिंकेज को, मतलब ये वाले बॉन्ड को आप यहाँ से ब्रेक करने वाले हो। तो देखो यहाँ पे कैसे क्या होगा, एकदम ध्यान देना। ये है आपका NH, तो ये है भाई आपका NH। ठीक है, जैसा NH मुझे दिख रहा था मैंने वैसा लिखा। NH के बाद में क्या है, CH2। ठीक है, ये जो CH2 है, ध्यान देना, ये टोटल CH2 कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये CH2 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 5 टाइम्स, और फिर आप लोग लिखेंगे C डबल बॉन्ड O। अगर आपको ऐसा नहीं समझता है तो मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से अच्छे से समझाती हूँ। जरा इधर देखो, ये है NH, क्योंकि जाहिर सी बात है आप ये बॉन्ड को तोड़ने वाले हो, ये बॉन्ड को आप ब्रेक करने वाले हो, मतलब ही ये वाले बॉन्ड को आप तोड़ देंगे। तो ये अलग चले जाएगा, ये अलग चले जाएगा। जरा ध्यान से देखो आप लोग यहाँ पे करने के वाले हो। ये आपकी एक गोल सी रिंग है, ध्यान देना जरा कि अगर सपोज कोई गोल सी एक रिंग है और ये रिंग को अगर आप ऐसा तोड़ते हो तो ये वाला जो पॉइंट है A, ये इधर आ जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है B, ये इधर आ जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा। मतलब कोई भी रिंग को जब आप तोड़ते हो, कोई भी रिंग को जब आप ओपन करते हो, कोई भी रिंग को जब आप ब्रेक करते हो, तो एक पॉइंट इधर आ जाता है और एक पॉइंट इधर आ जाता है। यही वाला कंपाउंड ये है, लेकिन ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से अलग अलग क्यों गए, क्योंकि आपने यहाँ से इसको ब्रेक करवाया, तो ये पॉइंट अलग चले गया और ये पॉइंट अलग चले गया। तो जब आप किसी भी रिंग को ओपन करवाते हो तो वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, राइट। अब जरा इधर देखो, अगर आप लोग ये वाले अमाइड लिंकेज को ब्रेक करवाते हो, मतलब अगर आप ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करवाते हो
तो ये वाला NH एक तरफ आ जाएगा और ये वाला C डबल बॉन्ड O एक तरफ चल जाएगा, क्योंकि आप इसको ब्रेक करवा रहे हो। तो ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ज़रा इधर देखो, अगर ये ऐसे थे, जब आपने उसको ब्रेक करवाया तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, रिंग ओपन हो जाएगी। तो ये भी ओपन हो जाएगा। देखो ये कैसे होगा। ये है आपका NH। मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ, ठीक है, शॉर्टकट से नहीं जाएंगे। NH के बाद में क्या दिख रहा है? CH2। CH2 के बाद में एक और CH2, ठीक है, फिर एक और CH2। बिल्कुल देख के लिखने का, ऐसा नहीं कि बिना देखे लिखे, सिर्फ देखते जाओ। उसके बाद में है एक और CH2, उसके बाद में है एक और CH2, और फिर क्या है? फिर है C डबल बॉन्ड O। तो ये है आपका C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये है आपका वो वाला पॉलीमर। जाहिर सी बात है, अगर आप ये एन टाइम लेंगे तो वो भी आपका वहाँ पे एन टाइम ही बनेगा, क्योंकि पॉलीमर जो होता है उसमें बहुत सारे यूनिट होते हैं, तो जो भी चीज़ फॉर्म होती है उसके नीचे में एन तो आता ही है। अब देखो इसी को आप लोग और कैसे लिख सकते हो। मैं डायरेक्ट नहीं समझा रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये है आपका NH, तो इसको मैंने NH लिखा। अब ज़रा यहाँ पे एकदम ध्यान से देखना, यहाँ पे CH2 ग्रुप आपको कितने बार दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5। आपको यहाँ पे CH2 ग्रुप 5 टाइम्स दिख रहे हैं, तो आप CH2 के नीचे में 5 भी लगा सकते हो। तो बार बार CH2 को लिखने से अच्छा है आप ये CH2 को 5 टाइम भी लिख सकते हो। और यहाँ पे आपको दिख रहा है C डबल बॉन्ड O, तो ये है आपका नाइलॉन 6, ठीक है, ये आपका नाइलॉन 6 होता है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आपको अभी 2 टाइप की चीज़ें यहाँ पे बताई। सबसे पहली चीज़ मैंने ये डिस्कस कराई कि जो भी आपका नाइलॉन 6 है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है नाइलॉन 6 से। सेकेंड चीज़ मैंने ये बताई कि जो भी नाइलॉन 6 होता है वो फॉर्म होता है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन से। जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप रिंग को ओपन करने वाले हो, इसलिए पॉलीमराइजेशन का नाम भी क्या है? रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। अगर आप H2O को बाहर निकालते हो तो वो पॉलीमराइजेशन का नाम रहता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। बट अगर आप रिंग को ओपन करवाते हो तो उस टाइप के पॉलीमराइजेशन का नाम रहता है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, ठीक है। फिर मैंने आपको यहाँ ये बताया कि टेम्परेचर आप लोग काफ़ी हाई वाला ले रहे हो, और जब आप ये रिंग को ओपन करेंगे तो ये NH एक तरफ जाएगा और ये C डबल बॉन्ड एक तरफ आएगा, क्योंकि आपने ये रिंग को खोला है तो ये ऐसा हो जाएगा। जब आप ये रिंग को ओपन करेंगे तो ये दोनों ऐसे चल जाएंगे। तो बस मैंने वैसा का वैसा देख के लिख दिया। आप इसी चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हो, ये दोनों ही करेक्ट है। ऐसा नहीं कि ऐसा मत सोचना कि यही करेक्ट है ये गलत है क्योंकि बुक में ये नहीं दिया है, आप मन से हमको कुछ भी पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये दोनों सेम ही है ना, उसमें मन से बताने वाली चीज़ ही क्या है? CH2 5 टाइम्स थे तो मैंने 5 लगा दिया नीचे में। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि आपने हमको बहुत अच्छे से समझा के दिया नाइलॉन 6, हमको तो इसका प्रूफ बताओ कि यही नाइलॉन 6 है। दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि प्रूफ क्या है कि यही नाइलॉन 6 है। मेरी मर्जी, मैं इसको कुछ भी बोलूँगा। तो अब मैं आपको देती हूँ उसका प्रूफ। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है कि इसका जो नाम होता है वो देखो क्या होता है। इसका नाम होता है कैप्रोलैक्टम। क्या नाम होता है इसका? कैप्रोलैक्टम। और इसी कैप्रोलैक्टम को आप ईटा कैप्रोलैक्टम बोलते हो। इस ईटा का मतलब होता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। इस ईटा का मतलब क्या होता है? इस ईटा का मतलब होता है भाई आपका एप्सिलॉन। इसको आप एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम भी बोलते हो और इसको आप ईटा कैप्रोलैक्टम भी बोलते हो। रीज़न ये है कि यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O और NH ग्रुप जो है, मतलब जो ये लैक्टम वाला ग्रुप है, वो आपके एप्सिलॉन वाले कार्बन से अटैच है, वो आपके ईटा कार्बन से अटैच है। इसीलिए आप लोग इसको एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम और ईटा कैप्रोलैक्टम भी बोलते हो, क्योंकि NH ग्रुप जो है वो ईटा वाले कार्बन से अटैच है, इसलिए आप इसको ईटा कैप्रोलैक्टम बोलते हो। चलो ये तो ठीक है। दिमाग में फिर भी क्वेश्चन आता है कि नाइलॉन 6 है, इसका प्रूफ क्या है? तो ज़रा इधर देखना भाई। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आपको टोटल कार्बन कितने दिख रहे हैं? ज़रा देखो और बताओ मुझे। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 6 ही कार्बन दिख रहे हैं और कंपाउंड एक ही है। इसके साथ में और कोई चीज़ रिएक्ट नहीं हो रही, तो आप एक ही कंपाउंड से नाइलॉन 6 को बना रहे हो, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 ही कार्बन है, इसलिए नाम में भी क्या आ रहा है? नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 में क्या देखा था कि आप 2 कंपाउंड यूज़ कर रहे थे, एक में 6 कार्बन थे, एक में 6 कार्बन थे, इसलिए आपने उसको नाइलॉन 6 बोला था और वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से फॉर्म हो रहा था। अभी आप देख रहे हो नाइलॉन 6 को। नाइलॉन 6 में आपने यहाँ ये देखा कि यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड को ले रहे हो, 2 कंपाउंड को नहीं ले रहे हो। सेकेंड पॉइंट आपने यहाँ पे ये डिस्कस किया कि जो एक कंपाउंड आप ले रहे हो उसमें टोटल 6 सिर्फ और सिर्फ 6 ही कार्बन है, ठीक है, इसलिए आप लोग उसको नाइलॉन 6 बोलते हो, ठीक है। जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए भाई, अब पेपर में क्या होता है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6, वो आपको बोलेगा एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6 एंड गिव इट्स 2 यूजेस। वो आपको 2 या 3 यूजेस पूछता है, पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। कोरा प्रिपरेशन पे क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नायलॉन 6 और नायलॉन 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। नायलॉन 6 तो अपन ने देख लिया, अब नायलॉन 6 के यूजेस देखते हैं। पेज नंबर 331 पे दे रखा है, नायलॉन 6 इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड्स। जो आप लोगों ने देखा होगा ना टायर, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में जो भी टायर होते हैं, बहुत सारे टायर तो हर जगह पे यूज़ किए जाते हैं भाई, बस में है ना, वैन में, कार में, ऑटो में, ट्रक में, ऑटोमोबाइल में, हर जगह पे टायर यूज़ किया जाता है। तो जो भी अंदर का टायर का कॉर्ड होता है ना, वो आपके नायलॉन 6 से बनता है। सेकंड है रोप्स, वो रस्सी नहीं होती क्या भाई जिसपे अपन लोग कपड़े सुखाते हैं, नायलॉन की रस्सी, या वो रस्सी जिससे अपन लोग ये स्किपिंग नहीं करते कि ये ऐसे स्किपिंग करते, वो वाली जो रस्सी होती है वो भी तो आपके नायलॉन से ही बनी होती है। इसी के अलावा फैब्रिक्स, मतलब आप कपड़े बनाने के लिए भी नायलॉन 6 का यूज़ करते हो, लेकिन जो इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ है वो है टायर का कॉर्ड, और सेकंड है आपकी रोप, मतलब वो रस्सी जिससे आप लोग सारे के सारे सुबह उठ के स्किपिंग करते हो, या वो रस्सी जिसपे आप लोग कपड़े सुखाते हो नायलॉन की। ठीक है, तो ये हुआ आपका नायलॉन 6। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने आगे के पार्ट को, मतलब ही आगे के पॉलीमर को, जिसका नाम है पॉलीएस्टर। लेट्स डिस्कस पॉलीएस्टर नाउ। चलिए अब नायलॉन 6 के बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं आपके नेक्स्ट टाइप के पॉलीमर को, जिसका नाम है पॉलीएस्टर, और उसी को हम लोग टेरिलीन भी बोलते हैं, उसी को हम लोग डेक्रॉन भी बोलते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के पॉलीमर को, जिसका नाम है क्या क्या होगा भाई, वही वाली चीज। चलिए डिस्कस करते हैं पॉलीएस्टर को। चलिए डिस्कस करते हैं टेरिलीन, डेक्रॉन और पॉलीएस्टर। टेरिलीन और पॉलीएस्टर और डेक्रॉन। देखो यहाँ पे आपको एक ही चीज याद रखना है, और वो चीज ये है कि पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो देखो पूछा कैसे जाता है, पेपर में कभी कभी आपको पूछा जाएगा टेरिलीन के नाम से, कभी पेपर में आपको पूछा जाएगा पॉलीएस्टर के नाम से, कभी पेपर में पूछा जाएगा डेक्रॉन के नाम से। अगर आपको ये पॉलीमर का सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम पता है पॉलीएस्टर, और आपको ये पॉलीमर का टेरिलीन और डेक्रॉन वाला नाम नहीं पता है, चलो भाई आपको ये पॉलीमर को प्रिपेयर करते आता है, चलो भाई आपको ये रिएक्शन भी करते आती है, लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये इसका एक ही नाम पता है पॉलीएस्टर, तो पेपर में आप बुरी तरीके से फंस सकते हो। रीजन ये है क्योंकि कभी कभी इसी चीज को पॉलीएस्टर के नाम से नहीं टेरिलीन के नाम से पूछा जाएगा। तो अगर आपको रिएक्शन भी आती है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि पॉलीएस्टर ही टेरिलीन है, तो क्या आप वो रिएक्शन कर पाएंगे? नहीं। चलो भाई ठीक है, आपको ये दोनों नाम पता है कि टेरिलीन और पॉलीएस्टर एक ही है, बट अगर आपको थर्ड वाला नेम डेक्रॉन नहीं पता, और पेपर में अगर वो पूछा जा चुका है, आपको 2-3 बार पूछा है, अगर पेपर में आपको ऐसा आ जाए कि एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ डेक्रॉन, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं। रीजन सबसे बड़ा ये है, आपको याद रखना है कि टेरिलीन ही पॉलीएस्टर है, पॉलीएस्टर ही डेक्रॉन है, एक ही चीज़ के 3 अलग अलग नेम है। चलिए देखते हैं कि बेसिकली ये रिएक्शन आपकी होती कैसे क्या है। इसमें आप लोग लेते हो इथिलीन ग्लाइकॉल को, इसमें आप लोग जो चीज़ लेते हो ना, ये आप लोग लेते हो इथिलीन ग्लाइकॉल को, याद रखना है इथिलीन ग्लाइकॉल को इसमें लिया जाता है। ठीक है, इसी के साथ में आप इसके अंदर में लेते हो टेरिथैलिक एसिड को, इसको बोला जाता है टेरिथैलिक एसिड। अब देखो दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि बेसिकली होने क्या वाला है। यहाँ पे आप लोग जो टेम्परेचर लेंगे वो टेम्परेचर रहेगा 420 से 460 केल्विन के आसपास, और यहाँ पे आप लोग जो लेने वाले हो आपका कैटलिस्ट, वो रहेगा जिंक एसीटेट एंटीमनी कैटलिस्ट, ये वाला कैटलिस्ट आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हो। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई, जो टेम्परेचर आप यूज़ करेंगे वो रहेगा 420 से 460 केल्विन, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट आप यूज़ करेंगे वो रहेगा जिंक एसीटेट एंटीमनी कैटलिस्ट। अगर आपने भले चलो टेम्परेचर आपको नहीं पता, आपने यहाँ पे लिख दिया अप्रॉक्स 500 केल्विन, तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये 460 जो है ये 500 के काफ़ी करीब है।
तो आप सीधा सीधा 500 केल्विन लिख देना, अप्रॉक्स 500 केल्विन, अप्रॉक्स वर्ड लगा देना। लेकिन हाँ, टेम्परेचर चलो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है कि इतना वैल्यूज किसी को याद नहीं रहता है, लेकिन जो कैटलिस्ट का नाम है वो आपको याद रखना है। अगर आप ये रिएक्शन करते हो और अगर आप ये कैटलिस्ट का नाम प्रॉपरली नहीं लिखते तो आपके वहाँ पे 100% मार्क्स डिडक्ट होंगे। ये चीज़ आपको दिमाग में फिट कर लेनी है कि जब भी आप प्रिपरेशन करवाते हो टेरिलिन का या पॉलीस्टर का या डेक्रॉन का, तो आप वहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ करते हो, उसका नाम होता है जिंक एसीटेट एंटीमनी कैटलिस्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे होगा क्या। दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है कि ये चीज़ मुझे कैसे याद रहेगी, तो चलो अपन लोग लिख लेते हैं। इसका नाम होता है इथिलीन ग्लाइकोल। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है इथिलीन ग्लाइकोल और इसका नाम होता है टेरिथैलिक एसिड। देखो जरा इधर ध्यान देना, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आप लोगों को यहाँ पे ये समझ में आया भाई कि यहाँ पे आपको COOH ग्रुप दिख रहा है, और जब भी आपको COOH ग्रुप दिखता है तो वहाँ पे आप आराम से कंफर्म होके बोल सकते हो कि ये आपका एसिडिक ग्रुप है, क्योंकि C डबल बॉन्ड OH मतलब ही आपका COOH ग्रुप ही एसिड होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये आपका एसिड है। यहाँ पे आपको OH है मतलब ये आपका ग्लाइकोल है। अब जरा इधर नेक्स्ट चीज की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि चलो भाई मुझे इथिलीन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर तो आ भी जाएगा, लेकिन अगर मैं भूल गया पेपर में कि टेरिथैलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है तो कैसे करेंगे। याद रखना कि जो भी आपका थालिक एसिड होता है, थालिक एसिड में क्या होता है, ये अगर है आपका COOH ग्रुप तो ये आपका दूसरा COOH ग्रुप है, इसको बोलते हो आप लोग थालिक एसिड। इसको थालिक एसिड इसलिए बोलते हो क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जो ग्रुप है ये एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे आपके ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे। थालिक एसिड मतलब क्या होता है कि अगर बेंजीन रिंग पे आपके 2 COOH ग्रुप आते हैं, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे आ जाओ, तो आप उसको थालिक एसिड बोलते हो। ये चीज़ अच्छी तरीके से दिमाग में फिट कर लो कि अगर बेंजीन रिंग पे 2 COOH ग्रुप आते हैं तो आप उसको थालिक एसिड बोलते हो, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो। अब जरा इधर देखना, यहाँ पे भी आपकी बेंजीन रिंग है और यहाँ पे भी आपके 2 COOH ग्रुप है, मतलब ही ये थालिक एसिड है। यहाँ पे भी आपकी बेंजीन रिंग है और यहाँ पे भी आपके 2 ही COOH ग्रुप है, मतलब ये भी आपका क्या हुआ, थालिक एसिड ही हुआ। ये भी थालिक एसिड है, ये भी थालिक एसिड है, क्योंकि मैंने वो बताया कि अगर बेंजीन रिंग पे 2 COOH ग्रुप आते तो आप उसको थालिक एसिड बोलते हो। अब देखो क्या होता है, जरा ध्यान देना, इस थालिक एसिड को आप ऑर्थो थालिक एसिड भी बोलते हो, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप है वो एक दूसरे के 1-2 पोजीशन पर है, मतलब ही एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे, तो आप उसको ऑर्थो थालिक एसिड बोलते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ टर थालिक एसिड की, तो टर थालिक एसिड में देखो क्या होता है, दोनों के दोनों ग्रुप एक दूसरे को पैरा पोजीशन पे होते हैं। ये है आपका 1 2 3 4, तो अगर दोनों के दोनों ग्रुप पैरा पोजीशन पे तो इसको आप लोग बोलते हो टर थालिक एसिड। तो याद रखना है कि थालिक एसिड में आपको टोटल 2 टाइप की वैरायटी देखने मिलेंगी। मैंने पहली चीज़ ये बताई कि अगर बेंजीन रिंग पे 2 COOH ग्रुप आते हैं तो आप उसको थालिक एसिड बोलते हो। अगर ये दोनों के दोनों COOH ग्रुप एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे आते हैं, मतलब ये 1-2 पोजीशन पे आते हैं, तो आप इसको ऑर्थो थालिक एसिड बोलते हो। और सेकेंड पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि अगर दोनों के दोनों COOH ग्रुप एक दूसरे को 1-4 पोजीशन पे आते हैं तो आप उसको टर थालिक एसिड बोलते हो। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि अगर दोनों के दोनों COOH ग्रुप 1-4 पोजीशन पे आते तो आप उसको टर थालिक एसिड बोलेंगे। यहाँ पे दोनों के दोनों COOH ग्रुप आपके 1 पोजीशन पे, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसलिए इसका नाम क्या है, टर थालिक एसिड। दिखने में ये चीज़ और ये चीज़ काफ़ी अलग लगती है, बट है तो सेम ही, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों के दोनों COOH ग्रुप 1-4 पोजीशन पे ही है। ठीक है, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं कि बेसिकली आपको यहाँ पे करना क्या है। जब आप यहाँ पे टर वर्ड को देखते हो ना, टेरिलिन में जब आप टर वर्ड को देखते हो तो आपको टर वर्ड से बस एक ही चीज़ दिमाग में आनी चाहिए, टेरिथैलिक एसिड में भी टर है और टेरिलीन में भी टर है। तो उससे आपको एक चीज़ दिमाग में अच्छे से याद हो जाती है कि हाँ, कि टेरिलीन जो था उसमें मुझे टर थालिक एसिड को लेना था, क्योंकि यहाँ पे भी टर है, यहाँ पे भी टर है, तो वैसे आप लोग इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अब बेसिकली देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे तो बस वही वाली चीज़ होंगी जो हर बार होती है, यहाँ से निकलेगा H और यहाँ से निकलेगा आपका OH। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना है। यहाँ से निकलेगा आपका H और यहाँ से निकलेगा आपका OH। और अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से निकलेगा आपका H
और यहाँ से निकलेगा आपका OH। जैसा अपन लोगों ने नाइलॉन 6 में किया था ना, बिल्कुल वैसा ही हम लोग नाइलॉन 6 में करने वाले हैं। ये भी आप लोग n टाइम्स लेंगे और ये भी आप लोग n टाइम्स ही लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग पॉलीमर को फॉर्म कर रहे हैं। करना कुछ भी नहीं है, यहाँ से आप लोग निकालेंगे H को, यहाँ से आप लोग निकालेंगे OH को, और दूसरा तरीका क्या करेंगे, यहाँ से H को, यहाँ से OH को, बस वही वाला काम आपको करना है। चलिए डिस्कस करते हैं इसको कि बेसिकली क्या होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है O दिख रहा है, तो O लिख देने का भाई। उसके बाद में आपको दिख रहा है CH2, फिर आपको दिख रहा है CH2, जो दिखता है वो लिखना, फिर आपको दिख रहा है O। यहाँ से जब ये वाला H निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, O, तो मैंने O लिखा, फिर लिखा CH2, फिर लिखा CH2, फिर लिखा O। अब यहाँ से फिर से H2 बाहर निकल गया तो इस ऑक्सीजन के बाजू में क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O, तो अब मैंने वही लिखा C डबल बॉन्ड O। फिर आपको बेंजीन रिंग दिख रही है तो आप बेंजीन रिंग को ड्रॉ करो, फिर आपको दिख रहा है C डबल बॉन्ड O। और ये आएगा n टाइम, क्योंकि आप यहाँ पे फॉर्म कर रहे हो आपके पॉलीमर को। ठीक है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, करना कुछ भी नहीं है। यहाँ से H, यहाँ से OH वाटर के फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी -n टाइम्स H2O। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से H, यहाँ से OH भी आपके वाटर के फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे O, CH2, CH2O। अब यहाँ से वाटर बाहर निकल गया तो इस ऑक्सीजन के बाजू में क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O, फिर बेंजीन रिंग, फिर C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब आगे की बात देखते हैं कि ये जो पॉलीमराइजेशन होता है ना, इसका नाम होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इस टाइप के पॉलीमराइजेशन को आप कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलते हो। उसका रीज़न यहाँ पे ये है भाई कि इस टाइप के पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में आपके वाटर का रिमूवल हो रहा है, और जब भी वाटर का रिमूवल होता है तो आप उसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलते हो। ये जो पॉलीमर फॉर्म हुआ है इसका नाम देखो क्या होता है, इसको आप लोग टेरिलीन भी बोल सकते हो, इसको आप पॉलीइस्टर भी बोल सकते हो, इसको आप डेक्रोन भी बोल सकते हो। रीजन यहाँ पे सबसे बड़ा ये है, जरा सुनना इधर। टेरिलीन इसलिए बोला क्योंकि आप यहाँ पे टर थालिक एसिड यूज कर रहे हैं, तो टर वाले वर्ड से ही टेरिलीन आया है। सेकेंड चीज ये है, इसको पॉलीइस्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वाला जो ग्रुप होता है ना, इस ग्रुप को आप लोग ईस्टर ग्रुप बोलते हो। क्या ग्रुप बोलते हो, इसको आप लोग ईस्टर ग्रुप बोलते हो। और ये जो है ये पॉलीमर है, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये ईस्टर ग्रुप है, और ये जो ईस्टर ग्रुप है ये n टाइम्स आ रहा है, मतलब ये जो ईस्टर ग्रुप है ये पॉलीमर के फॉर्म में आपको दिख रहा है, इसीलिए आप लोग इसको पॉलीईस्टर भी बोलते हो, क्योंकि बहुत बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है मतलब ही पॉली, और C डबल बॉन्ड O ग्रुप है मतलब ही ईस्टर। और मैंने आपको क्या बताया कि आप यहाँ पर टेरिथैलिक एसिड यूज कर रहे हो तो आप उसको टेरिलीन ही बोल सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग इसके भी यूजेस को डिस्कस करते हैं। चलिए भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हम लोग देखेंगे पॉलीएस्टर को। तो पॉलीएस्टर में आपने यहाँ ये देखा कि टेरिलीन हैज़ रिलेटिवली हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो जो भी आपका टेरिलीन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 265 डिग्री सेल्सियस एंड इज रेजिस्टेंट टू केमिकल्स एंड वाटर। तो जो भी आपका पॉलीएस्टर होता है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो कपड़े होते हैं वो पॉलीएस्टर के बने होते हैं, मार्केट में काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं। अगर आप लोग कॉटन का टी शर्ट लेने जाते हो, प्योर कॉटन का, तो वो आपको मिलेगा 800-900 के रेंज में। लेकिन अगर आप टी शर्ट लेने जाते हो पॉलीएस्टर का, मतलब ही टेरिलीन का या डेक्रॉन का, स्पेसिफिकली पॉलीएस्टर का, तो आपको वही टी शर्ट 100 या 150 रुपये में मिल जाएगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि ये जो पॉलीएस्टर होता है ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जो साड़ी यूज़ करती है तो वो साड़ी में मम्मी नीचे में फॉल लगाती है। एक बार ज़रा चेक करना मम्मी की साड़ी, मम्मी को मांगना और साड़ी देखना, तो साड़ी के नीचे में आपको फॉल दिखती है। तो वो जो फॉल होती है ना, वो भी पॉलीएस्टर की ही बनी होती है। आपकी मम्मी जब साड़ी की फॉल लेने जाती है शॉप में, तो वो ऐसा नहीं बोलती कि साड़ी की फॉल दो, वो बोलेगी पॉलीएस्टर वाली साड़ी की फॉल लेना। तो वो जो फॉल होती है वो काय की बनी होती है, पॉलीएस्टर की। तो आपकी मम्मी जब शॉप में जाएगी ना, तो आप ज़रा सुनना वो क्या बोलती है। वो बोलती है, मेरी मम्मी तो ऐसे ही बोलती है भाई, पॉलीएस्टर की फॉल देना, फिर वो बराबर निकाल के देता है। तो आप यहाँ पे पॉलीएस्टर का यूज़ करते हो। बहुत सारे लोग पॉलीएस्टर के कपड़े भी पहनते हैं, है ना। तो पॉलीएस्टर जो होता है वो काफ़ी सस्ता होता है। तो पॉलीएस्टर जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, 265 डिग्री सेल्सियस एंड इज रेजिस्टेंस टू केमिकल इन वाटर। वो वाटर में इजीली सोल्यूबल नहीं होता है।
It is used for making the wrinkle-free fabrics by blending with cotton and wool, and also called as glass reinforcing material in safety helmets. ठीक है, तो जो भी आप लोगों के हेलमेट्स होते हैं जब आप लोग पहनते हो तो वो जो हेलमेट है उसके सामने में देखो कांच होता है, तो वो जो कांच होता है ना उसमें रेनफोर्सिंग मतलब वो देखो जो आपका हेलमेट होता है, जब आप हेलमेट को पहनते हो तो हेलमेट के सामने कांच होता है। एक आप लोगों ने देखा होगा एक ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, वो ग्लास को आप लगाते हो, लेकिन वो वाला जो ग्लास होता है वो कम्प्लीटली ग्लास का बना नहीं होता है, क्योंकि अगर वो कांच का बना होगा ना तो वो गिरते से उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने अगर कभी वो कांच को हाथ लगाया होगा तो वो कांच जो होता है वो लगता तो ग्लास टाइप है, लेकिन थोड़ा सा उसमें उसको हाथ लगाने के बाद प्लास्टिक वाला फीलिंग भी आता है। ऐसा लगता है ये प्योर ग्लास नहीं है, प्लास्टिक वाले टाइप का ग्लास है, क्योंकि उस टाइप के ग्लास में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, पॉलीस्टर का। आगे बढ़ते हैं। अनदर ट्रेड नेम ऑफ पॉलीस्टर पॉलीइथिलीन टरथालेट, इसको पॉलीइथिलीन टरथालेट भी बोलते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द आर्टिकल्स लाइक बॉटल्स, आप बॉटल्स बनाने के लिए भी पॉलीस्टर का यूज़ करते हो, जैम बनाने के लिए भी यूज़ करते हो, पैकेजिंग कंटेनर्स, जैसे कि आपके जो भी कंटेनर्स होते हैं ना घर में, वो जिसमें मम्मी नमक मिर्ची ये सब रखती है, वो भी आपके पॉलीस्टर से बनता है। तो पॉलीस्टर के बहुत सारे यूजेस है, कपड़े में भी यूज़ होते हैं, बॉटल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। हेलमेट के सामने का जो ग्लास होता है उसमें रेनफोर्सिंग मटेरियल मतलब ही सपोर्टिव मटेरियल की तरह भी वो यूज़ होता है, और अलग अलग कंटेनर्स बनाने के लिए, जार्स बनाने के लिए भी उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए भाई, तो ये तो हुआ आपके पॉलीस्टर के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा आगे का पार्ट देख लेते हैं। चलिए भाई, तो ये तो हुआ पॉलीस्टर के बारे में। अब हम लोग आगे थोड़ा सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे फॉर्माल्डिहाइड टाइप की पॉलीमर्स में। तो जो भी आपका आगे का पार्ट है वो पार्ट है आपका फॉर्माल्डिहाइड टाइप ऑफ पॉलीमर। कंटेनिंग पॉलीमर, फॉर्माल्डिहाइड कंटेनिंग पॉलीमर। अब फॉर्माल्डिहाइड कंटेनिंग पॉलीमर में आप लोग दो टाइप के पॉलीमर बेसिकली डिस्कस करने वाले हो। ठीक है, जो पहला टाइप का पॉलीमर है आप उसको बेकेलाइट बोलते हो, बेकेलाइट, और बेकेलाइट को ही आप लोग फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर भी बोलते हो, बेकेलाइट को ही आप लोग फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर भी बोलते हो। जो सेकेंड टाइप होता है आपके फॉर्माल्डिहाइड कंटेनिंग पॉलीमर में, उसका नाम होता है मेल अमीन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा भाई कि फॉर्माल्डिहाइड कंटेनिंग पॉलीमर है बेसिकली दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है बेकेलाइट, जिसको आप लोग फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर भी बोलते हो, और सेकेंड टाइप होता है आपका मेल अमीन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर। ठीक है, ये वाला जो पॉलीमर है ये दोनों को हमको साथ में पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली नॉट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस राइट नाउ इन दिस लेक्चर, we are going to discuss this in the next lecture, because we will be discussing this by total comparison, and this preparation involves so many steps, so many stages, so that we are going to discuss in detail. So let's stop here guys. Thank you very much for watching this video. Keep watching my video. Please do like, share, comment and subscribe to our channel. Thank you very much.